नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत नई सुविधाओं को भी उसकी शुरुआत करते हुए नजर आए। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह नया टर्मिनल भवन 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख यात्रियों को आधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। टर्मिनल की वास्तुकला में राजस्थान की पारंपरिक विरासत, झरोखों और मेहराबों की झलक देखने को मिलती है। वहीं से सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को गति देगी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नया टर्मिनल क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने टर्मिनल का अवलोकन किया और अधिकारियों से परियोजना का प्रस्तुतिकरण भी देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री बालोतरा पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार का मानना है कि यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षेत्र और रोजगार सृजन को नई गति प्रदान करेगी। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी
बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमईज का भी ध्यान रखा। एमएसएमईज को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमईज को 20% तक का। वहीं स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्र चेतना को वैश्विक पहचान दिलाने में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बौद्धिकता और प्रेरणादायी विचार आज भी करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके आध्यात्मिक संदेश विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने में देश को नई ऊर्जा और दिशा देते रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वामी विवेकानंद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और सनातन विचारधारा की गौरवशाली परंपरा को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देशभक्ति, समाज सेवा, नैतिक विकास और चरित्र निर्माण का संदेश दिया। साथ ही उनका मानना था कि सशक्त, संस्कारित और आत्मविश्वासी नागरिक ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए देशवासियों को निरंतर प्रेरित करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों को स्मरण किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार सुबह राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर लंबे रोड शो का आयोजन किया गया है। इस दौरान 42 से अधिक स्थानों पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। भाजपा ने इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया है। स्वागत के लिए 50,000 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि राजधानी भर में 1 लाख से अधिक पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। पूरे मार्ग पर विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से भी स्वागत की विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश मुख्यालय पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का साथ संगठनात्मक बैठक भी वो करेंगे। इस बैठक में इस संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने पर चर्चा होने की संभावना है। शाम 4 बजे नितिन नवीन हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा सांसदों एवं विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। दिन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रात्रि भोज के साथ होगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में संगठनात्मक समीक्षा और आगामी राजनीति पर अहम मंथन होगा। वहीं पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण वाले E20 ईंधन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का केंद्र सरकार ने खंडन कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को 10 बिंदुओं में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि E20 के इस्तेमाल से इंजन खराब होने, माइलेज में भारी गिरावट, पर्यावरण को नुकसान, अत्यधिक पानी की खपत या वाहन की वारंटी और इंश्योरेंस खत्म होने जैसे दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। मंत्रालय के अनुसार ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए परीक्षणों में E20 ईंधन से वाहन की ड्राइवेबिलिटी और प्रदर्शन पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया। माइलेज में केवल मामूली बदलाव दर्ज किया गया, जबकि E20 के अनुरूप तैयार किए गए इंजनों को एथेनॉल की अधिक ऑक्टेन रेटिंग का लाभ भी मिल सकता है। सरकार ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पैसेंजर वाहनों को लगभग 40,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों को 20,000 किलोमीटर तक चलाया गया। इसके अलावा ARAI यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की संयुक्त स्टडी में भी इंजन खराब होने या पुर्जों में जंग लगने के दावों की पुष्टि नहीं हुई। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 के लिए डिज़ाइन या अनुमोदित वाहनों की वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑटोमोबाइल और बीमा कंपनियों ने भी पुष्टि की है कि ऐसे वाहन अपनी मौजूदा वारंटी और बीमा शर्तों के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो E20 ईंधन को लेकर भ्रामक संदेशों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक एवं प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करें। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल।
मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया। तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और बात उसके साथ साथ पूरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हम डीजल में। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, E20 पेट्रोल को लेकर असमंजस की स्थिति पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और ये सभी अफवाहें हैं, इन पर किसी तरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम तरीके की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं जिसमें जो लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो अपनी गाड़ी को लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो गाड़ी ब्रेक डाउन हो रही है, और जब इसकी शिकायत लेकर वो कंपनी के पास जा रहे हैं तो वहां पर ये बताया जा रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से ही ये सब हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहिल, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जिस तरीके से सरकार कह रही है भ्रामक खबर है, और सरकार मुझे लगता है हर मामलों में ऐसे ही कहती है। अब ये बात पब्लिक नहीं कह रही है, जिनकी जो पीड़ित है, जिनकी गाड़ियां शोरूम में गई हैं और शोरूम के जो वर्कर हैं, जो मैकेनिक है, वो खुद बता रहे हैं कि आपका इंजन जो साल भर में जो बैठ गया उसका कारण ये पेट्रोल है, ये ईंधन है। तो इसमें भ्रामक तो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने खुद से जब टेस्ट करा, कल एक बिहार से ताल्लुक रखते हैं चर्चित यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी कल सोशल मीडिया से एक पूरी मुहिम छेड़ी हुई है, सीधे नितिन गडकरी को ललकार कर रहे हैं कि उनने हमारी गाड़ी को खराब कर दिया, और उन्होंने सारे पुख्ता सबूतों के साथ में बताया कि सारी चीजें होती हैं। तो इसमें भ्रामक तो कुछ नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इशू है, पहलू है, वो ये है एनाथॉल मिलाने की जो योजना सरकार ने चलाई है वो भी ट्रायल बेसिस पे है। अब ये ट्रायल कर रहे हैं, 1 साल के बाद में अगले ये जनवरी के फर्स्ट वीक में इस पे ट्रायल की समीक्षा की जाएगी। उसमें देखा जाएगा कि ये योजना सफल है या विफल है, और उसमें कितनी गाड़ियों की शिकायत आई है, कहाँ से शिकायत आई है, किन चीजों की शिकायत आई है। तब सरकार ये तय करेगी कि ये योजना धरातल पे है या नहीं है। लेकिन बात सिर्फ वही आ जाती है, अगर ये विफल नहीं तो क्या सरकार इस बात को मान लेगी? अगर मान लेगी, जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं, नई गाड़ियां 1 साल में खराब हुई है, क्या उनको मुआवजा देगी? ये मुझे लग रहा बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कस्टमर सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं और वहां से इंश्योरेंस क्लेम करने की बात कर रहे हैं तो कंपनी तो सिरे से नकार दे रही है। कंपनी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये कोई गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है या गाड़ी की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि दिक्कत हुई है जो आप ईंधन इसमें प्रयोग कर रहे हैं और उसकी वजह से ही आपके इंजन पर इफेक्ट पड़ रहा है। एवरेज बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, उसके अलावा तमाम तरीके की परेशानी हो रही है। कई लोग अपने घर से कई किलोमीटर दूर एक सफ़र पर निकलते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है और उनको कारण E20 पेट्रोल ही बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार को ये समझना चाहिए कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिन लोगों ने इस तरीके की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है उनको इसका किस तरीके से खामियाजा उठाना पड़ा है ये भी सरकार को देखना होगा। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें देखो, एकाएक इसकी जब गाड़ी जब खराब होती है तो उसको ये लगता है मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जब चीजें खुद मैकेनिक कह रहे हैं कि गाड़ी खराब इस वजह से नहीं हुई है, उसका वाजिब उन्होंने कारण भी बताया है। उस कारण से सरकार मुझे लगता है अभी तक मान नहीं रही है कि इन्होंने वास्तव में हमारी गलती है। और तो सरकार किसी भी जब किसी भी योजना में जब वो फेल होती है तो आपने देखा होगा उन्होंने मान कर दिया है, लेकिन जो जब चल पड़ा है एनथ्रोन के खिलाफ, मुझे लग रहा है ये रुकने वाला नहीं है। अब आज का समय ये बन गया है, आप कितना बड़ा प्रोटेस्ट कर दो, कितनी बड़ी आवाज उठा दो, उसका होने हवाने वाला कुछ नहीं है। लेकिन तकनीक के तौर पे जैसे वर्क एसोसिएशन वाले कई लोग बाहर निकल के आए हैं तो उन्होंने बिंदुवार तरीके से बता दिया है कि ये पेट्रोल जहां भी जा रहा है वहां पे जंग लग रहा है, गाड़ी में काई आ रही है
और माइलेज बिल्कुल एकदम धड़ाम कर दिया गया है। और ये गाड़ी नई के अलावा जो 5-7 साल पुरानी गाड़ियां हैं उसमें जब ये तेल इस्तेमाल हो रहा है तो वो तो बिल्कुल चलने से ही मना कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोई भी गाड़ी लेता है जब बड़ा पेट काट के लेता है किराए से या फिर लोन वगैरह से लेता है, और ऐसे ग्राहक जब ठगे जाते हैं तो उनकी जब सुनवाई नहीं होती तब ये लगता है कि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से गाड़ियों की अगर हम बात करें तो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, 20-20 लाख 24-24 लाख की गाड़ियां हैं, और उनमें इस तरीके की दिक्कत होना, वो भी 10-10 हज़ार किलोमीटर पर गाड़ियों का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब इतना मोटा पैसा लगाकर कोई और सरकार को इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के बाद जब कोई उपभोक्ता गाड़ी खरीदता है और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होती है तो वो कहाँ जाए, ये बड़ा सवाल है। नहीं, इसमें देखो गाड़ियों के दो प्रकार हैं हमारे इंडिया में। एक तो एटीएम एएमटी जिसको बोलते हैं जो ऑटोमेटिक है, और दूसरी है मैनुअल जो पारंपरिक हम लोग चलाते हैं। इसमें जो ऑटोमेटिक जो गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज्यादा कमियां पाई जा रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खामियां बाहर निकल के आ गई हैं। अब इसमें कल जब कुछ चीजें इसमें तो अर्जी पूरी बाहर निकल के आए हैं जी। चलिए, रमेश जी से संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है पूरे देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर, एक तरफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार इन तमाम वीडियोस का खंडन करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कह रही है कि E20 पेट्रोल को लेकर जो तमाम तरीके की वीडियोस हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है और ये सभी लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं। अब ऐसे में सरकार की जो यहाँ पर पहल है E20 पेट्रोल को लेकर, उसको पूरे देश भर में जो लागू करने की बात निकलकर सामने आ रही है, उससे पूरे देश भर में अब E20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग इस पर भरोसा करने से भी कतराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की विदाई और अंतिम संस्कार के दौरान ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये बेहद भावुक क्षण तेहरान में आयोजित राजकीय समारोह में कैमरे में कैद हो गया। ईरान में बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में दोनों नेता पूर्व सर्वोच्च नेता के प्रति अपना शोक और सम्मान व्यक्त कर रहे थे। तो बता दें कि तेहरान में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए शोक समारोह शुरू हो गए हैं, जिनकी मौत इस साल 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमलों में हुई थी। मीडिया के अनुसार तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक मोतामदियन ने कहा है कि हम शहीद नेता की विदाई और रवानगी समारोह में सुरक्षा और हिफाजत के सबसे ऊंचे स्तर का इंतजाम करेंगे। बगदाद के गवर्नर अतवान अल अतवानी ने बताया कि इस्लामिक क्रांति के नेता के अंतिम संस्कार जुलूस के लिए बगदाद बंद रहेगा। बता दें कि शुक्रवार को अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री MOS पवित्र मार्गरीटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने किया। भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय हस्तियों ने ईरान के शहीद नेता महामहिम अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। दूतावास की ओर से शेयर की गई तस्वीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और कई अन्य लोग शामिल थे। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शुक्रवार को कहा कि हमारे पास पड़ोसी देशों से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, कम से कम 8 सरकार प्रमुख जिनमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल हैं और 12 देशों के संसद अध्यक्ष इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 100 देशों के नागरिक समूहों और प्रमुख हस्तियों की भी भागीदारी होगी। बघाई ने कहा कि पूर्वी यूरोपीय देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, प्रमुख हस्तियां और सांसद विदाई समारोह में शामिल होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए शनिवार को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 आतंकियों को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना
के अनुसार ये सभी जम्मू कश्मीर में आतंकी भर्ती, घुसपैठ, प्रशिक्षण, ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों की साजिश रचने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सरकार का एकदम ऐसे समय में सामने आया जब सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार से संचालित आतंकी नेटवर्क, ड्रोन के जरिए हथियारों की आपूर्ति और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के कट्टरपंथीकरण पर लगातार नजर बनाए हुए है। घोषित आतंकवादियों की सूची में लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के 3 करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 54 वर्षीय राणा इफ्तिखार विभिन्न आतंकी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने और युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का काम करता है। वहीं 52 वर्षीय अब्दुल रऊफ लश्कर और जमात उद दावा से जुड़ा रहा है। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने और रणनीति तैयार करने में सक्रिय था। 51 वर्षीय हाफिज खालिद वलीद को कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया गया है। सूची में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने वाले नाम भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार मोहम्मद शाहिद फैजल का संबंध लश्कर, अल-कायदा और ISIS मॉड्यूल से रहा है। उस पर सोशल मीडिया के जरिए भर्ती, पाकिस्तान में हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने और डेटा एन्क्रिप्शन और फर्जी पहचान के माध्यम से जांच एजेंसियों से बचने की तकनीक सिखाने के आरोप है। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को कमजोर करना, उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शनिवार को बिहार के बलोटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। चिराग ने भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस बताया। इस दौरान उन्होंने भरत की मां के आंसू पोंछे और निष्पक्ष जांच के जरिए न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जा। वहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश देखने को मिली है। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। पोस्टर में उनके 20 वर्षों के कार्यकाल को 20 साल बेमिसाल बताते हुए समावेशी विकास और जनसेवा के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की अपील की गई। पोस्टर पर मिशन विकसित बिहार 2040 का भी उल्लेख किया गया था। इसमें लिखा है कि जनसेवा की स्वर्णिम मिसाल जो रच चुके हैं, एकता, न्याय और समावेशी विकास का विश्व कीर्तिमान नीतीश सेवक मांग रहा है भारत रत्न सम्मान। इसी पोस्टर में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताया गया है और संदेश दिया गया है कि नीतीश कुमार का मिशन अधूरा निशांत कुमार पूरा करेंगे। वहीं पिंक सिटी जयपुर को वर्ल्ड क्लास शहर कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास के शहर में विकास के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार होता है, इसकी कलई आज मानसून की पहली बारिश में खोल कर रख दी। मामूली सी बरसात में शहर के बीचों बीच टोंक रोड स्थित नगर निगम दफ्तर से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से इस पर काफी बड़ा गड्ढा हो गया। बेहद व्यस्त सड़क के धंसने और इस पर गड्ढा होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत आधी सड़क को बैरिकेड कर उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने ट्रैक्टरों पर मलबा मंगाकर गड्ढे को पाटने का काम शुरू किया। शहर के बीचों बीच मानसून की पहली बारिश में सड़क पर हुए गड्ढे से अफरा तफरी मच गई। ये घटना शाम करीब 4:15 की बताई जा रही है। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि सड़क धंसने के समय उस जगह पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था। इस घटना से शहर के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो सीधे तौर पर सरकारी अमले की लूट खसोट का नतीजा है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, मानसून की पहली बारिश ने उसकी कलई खोलकर रख दी है। वहीं सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रही डिजिटल पायरेसी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध और पायरेटेड कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए कड़े कदम उठाए। मंत्रालय ने साफ कहा
कि टेलीग्राम पर साझा की जा रही पायरेटेड फिल्में, वेब सीरीज और OTT कंटेंट पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सरकार ने प्लेटफॉर्म से ये भी कहा कि वो इस दिशा में की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर पेश करे। सरकार का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पायरेसी के कारण भारत की फिल्म इंडस्ट्री और डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई नई फिल्मों और वेब सीरीज की रिलीज के तुरंत बाद उनका अवैध रूप से प्रसार हो जाता है, जिससे निर्माताओं की कमाई प्रभावित होती है। यह नया नोटिस उन शिकायतों के बाद जारी किया गया है जो कई OTT प्लेटफॉर्म और कंटेंट मालिकों ने दी थी। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शनिवार को मुंबई महानगर के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शहर एवं उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश होने, साथ ही कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। नगर निकाय के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि भारी बारिश के बावजूद शहर में सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि यात्रियों ने उपनगरीय लोकल ट्रेन नेटवर्क के संचालन में देरी की शिकायत की है। तो मौसम विभाग ने जिलावार पूर्वानुमान में मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और सप्ताहांत के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कुछ चुनिंदा इलाकों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सभी स्कूलों और कॉलेजेस में 4 जुलाई 2026 दोपहर की पाली की छुट्टी घोषित की गई है। बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा H वेस्ट वार्ड कार्यालय के सबसे अधिक 150.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।